अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह और जुम्मा मुबारक। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स के साथ मौजूद हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर बात करनी है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें जिसमें बहुत नई नई डेवलपमेंट हुई है। तो आज नई सुबह में, नए दिन में हम आपको वो नई डेवलपमेंट भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे बारिशों का। बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा रखी है। कई शहर, कई देहात डूब चुके हैं। सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। सड़कें तबाह हो चुकी हैं। बारिशें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके अलावा बारिशों ने तो शहर क़ायद का नक्शा बदल कर रख दिया है। आज हम अपने प्रोग्राम में कराची के ओल्ड सिटी एरिया का बताएंगे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन हुई बारिशों के बाद और कितना कारोबार तबाह हुआ है और लोग कैसे अभी भी कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, इतने मसाइल अगर किसी मुल्क में हो तो कोई भी ज़हनी परेशानी में मुब्तला तो होगा ही होगा। लेकिन पाकिस्तानियों, आपने पुरसकून रहना है, क्योंकि अगर आप बीमार हुए तो दवा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मसला भी हमारे मुल्क में जन्म ले रहा है। अगर दवा मिल भी रही है तो ब्लैक में। अब ये क्यों हो रहा है, आगे चल के इस पे भी बात करेंगे। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए इन तमाम मुश्किलात का, तमाम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यही कर दिखाया खैबर पख्तूनख्वा की जमायमा ने। उन्होंने क्या काम किया, आज हम प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे। कल हमने आपको ये भी बताया था कि हुकूमत ने हाजियों को फ़ीकस 1.5 लाख रुपए वापस करने का फ़ैसला किया है। अब इसकी वजह क्या है और ये खुशाइन चीज़ हुई कैसे, आज हम शो में इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में आज हम ऐसे तालिब इल्म से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अब जो ये टैलेंट है, हमारी हमेशा कोशिश ही होती है अपने प्लेटफॉर्म से वो टैलेंट सामने लेकर आए। तो आज इसी टैलेंट से आपकी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान जारी सीरीज़ पाकिस्तान जीत चुका है, लेकिन क्या कन्विंसिंगली जीता है, क्या कमियां रही, क्या पॉजिटिव्स आए, इस सब का भी हम आज जिक्र करेंगे शो में। लेकिन आज हम शो का आगाज़ करेंगे कराची से। और वो ऐसे है कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? कराची। और सबसे ज़्यादा रुलता कौन है? कराची। अच्छा, कराची को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ओल्ड सिटी एरिया है। अब वो इतना ओल्ड हो चुका है कि अब वहाँ से वोट लेकर इक़्तिदार में आने वाले भी इस जगह का रुख नहीं करते। शहरियों को दरपेश शदीद परेशानी और ओल्ड सिटी एरिया की दर्दनाक कहानी। मैं ख़ुद गया वहाँ पे और वहाँ पे मैंने क्या देखा और किस तरीके से वो तमाम तर चीज़ें शूट भी की हैं, वो आपको नज़र आएंगी। देखिए। शहर कराची का मौसम आजकल इतना सुहाना है कि दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन जब आप शहर कराची की सड़कों पे निकलते हैं तो सूरत हाल इस कदर ख़राब हो जाती है कि आपका बारिशों से, अच्छे मौसम से ईमान उठ सा जाता है। ये जो इलाका है इस वक्त कराची का पेपर मार्केट कहलाता है। पेपर मार्केट सिर्फ इतना टैक्स देता है कि उस टैक्स के इक्वलाइज बड़े बड़े शहर इतना टैक्स नहीं देते जितना ये सिर्फ ये इलाका टैक्स देता है। लेकिन इस इलाके की सूरत हाल देख रहे हैं। अगर मैं ये बीच में आऊँ तो मेरे दाएं हाथ पे भी गटर खुला हुआ है, मेरे बाएं हाथ पे भी गटर खुला हुआ है और ये मजबूरी के तहत खोला गया है। वो मजबूरी ये थी कि यहाँ पे पानी इस कदर खड़ा हो गया था कि वो दुकानों में चला गया था। मैं आपके कुछ दुकानदारों से बात करवाता हूँ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कितना नुकसान हो चुका है, क्या सूरत हाल यहाँ बनी थी जब बारिश हुई थी और क्यों होता है ऐसा। आइए, इस गली में मौजूद है, यहाँ पे पूछते हैं कि क्या हशर हुआ था बारिशों में और बारिशें अभी भी हैं, अभी रुकी हुई है, इसके बाद भी हैं, तो क्या सूरत हाल रहती है, नुकसान कितना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम की रहमत है मेरे भाई। कुछ भी नहीं है, पूरे कराची का यही बुरा हाल हुआ है। और आप देख रहे हैं इस वक्त गटर का क्या हाल है, जो कंटिन्यूस उबल ही रही है। इतना नुकसान आप अकेले का हुआ और फिर पूरे। लेकिन ये नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, सिर्फ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। बस अल्लाह ताला गवर्नमेंट को अक्ल सलीम दे। आप देख सकते हैं कि गटर किस तरह उबल रहा है और यहाँ मुझे खड़े हुए बोलने में, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ये लोग यहाँ कारोबार चला रहे हैं, ये लोग अपने घर बार का, बच्चों का पेट यहाँ पालने के लिए खड़े हुए इस बदबू में। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आमिर।
आमिर भाई, जहाँ 2 मिनट भी खड़ा होना दुश्वार हो रहा है, गटर की बदबू इतनी ज़्यादा है, क्या कैसे कर रहे हैं आप कारोबार, बताएं। बस मजबूरी है सर, और कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ मच्छर इतने हो जाते हैं, गटर का पानी। कंप्लेनें भी करी है, ऐसा नहीं कि कंप्लेन है, मैं आपको कंप्लेन नंबर भी दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि कोई हल नहीं होता। किसको कंप्लेन? KMC में। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आते हैं बस देख के चले आते हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ पे अक्सर मेरी दुकान में इतना पानी आ गया था सर, मैं निकाल के थक गया। ये शिकायत होती है, कंप्लेन नंबर भी मिलता है? कंप्लेन नंबर भी सब कुछ देखिए, महकमा है, शिकायत भी है, कंप्लेन नंबर भी है। अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, नहीं है अगर तो कार्रवाई नहीं है। चले आगे चलते हैं। बारिश में कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है, घर बह गए लोगों के नदी पे, वो पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है। अम्मा, हुकूमत से क्या कहेंगी? हुकूमत से क्या बोलना है बेटा, यही रोना है जो तुम्हारे आगे बोल रहे हैं। कौन कहता है कि हमारे शहर में स्विमिंग पूल्स की कमी है? ये देखें, बड़े बड़े पूल जो हैं वो बन गए हैं, और अब पेपर मार्केट की हमने आपको सूरत हाल दिखाई है, जहाँ जो बेचारे ताजर हैं, दुकानदार हैं, वो अरबों का उनका कारोबार है, करोड़ों का टैक्स देते हैं। अब हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं एक और मार्केट, फर्नीचर मार्केट। यहाँ की ख़राब सूरत हाल है, वहाँ की इससे भी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। चलें। अच्छा जी, ये जो पेपर मार्केट का रास्ता है, थोड़ा सा ही रास्ता है, लेकिन ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, और आपको थोड़े से शॉर्ट्स में झटके भी मगर महसूस होंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कराची वाले किस तरीके से ये गाड़ी, ये देखें, ये एक, ये पूरी नीचे में जा चुकी है, ये 2, ये 3, ये 4, और इस तरीके की एक लामुतनाई सिलसिला है गढ़ों का, खड्डों का, पॉटहोल्स का, कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये है फर्नीचर मार्केट, कराची का एक और ऐसा इलाका जो बहुत कमा के देता है, लेकिन इसके साथ क्या असर होता है? आप देख रहे हैं कि ये जितना माल यहाँ पड़ा हुआ है पूरा भीगा हुआ है, ये पूरा हशर है यहाँ पे। यहाँ पे आपको इतना पानी खड़ा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब पानी यहाँ खड़ा हुआ था, वो दुकानों के अंदर कैसे गया था और कितना नुकसान हुआ था, यहाँ के दुकानदारों से पूछते हैं। वो कहते हैं ना कि बारिश आता है पानी आता है, इधर कितना पानी आया था? यहाँ तो समझ लीजिए जिस टाइम पे बारिशें होती हैं तो पानी नज़र आता है, सड़कें गायब हो जाती हैं। और दूसरे मुल्कों के अंदर जब बारिशें होती हैं तो वहाँ मकसद है 10 मिनट के बाद पानी गायब हो जाता है, सड़कें नज़र आ जाती हैं। कितने दुकान में पानी आ गया था यहाँ? दुकान में पानी तो बहुत आता है। कस्टमरों का मसला ये होता है कि कस्टमर आ नहीं सकता है। जब तक हम सब दुकानदार सफाई करते नहीं है तो पानी यहाँ से नहीं जाता, स्लोप नहीं है। जब बारिश होती है यहाँ पे तो क्या मुश्किलात होती है यार आप लोगों को? सर बारिश होती है तो हमारे को सबसे बड़ी मुश्किलात है कि हमारे पास कस्टमर नहीं आ पाता। बारिश के बाद क्या सूरत हाल होती है इलाके की? बस सूरत हाल ऐसी होती है कि दिल चाहता है कि अपने सर फोड़ लें। सारे गटर भरे हुए होते हैं, और जितने भी है जहाँ पर देखो गंद बला, बदबू, हमारी वजह से गवर्नमेंट अल्लाह इसको सलामत रखे। पीछे पेपर मार्केट है, वो पानी में डूबी हुई है। फर्नीचर मार्केट में अगर इतना पानी खड़ा नहीं हुआ तो गंदगी इतनी हो जाती है कि यहाँ पे कस्टमर आते नहीं, इनका नुकसान होता है। अब एक ऐसी जगह है, आपको लेके चलते हैं, नाम बड़ा खूबसूरत है उसका, उर्दू बाज़ार। लेकिन उर्दू बाज़ार की सूरत हाल किस कदर ख़राब है और आज से नहीं कई सालों से, वहाँ लोगों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। हम आपको लेकर आए अब उर्दू बाज़ार। ये पुराने इलाकों, कराची जो है पुराने इलाकों में से एक है, और यहाँ पे भी इतना कारोबार होता है, यहाँ के लोग भी इतना टैक्स देते हैं, लेकिन इतना टैक्स देने के बाद यहाँ की ये सूरत हाल है, ये कंडीशन है। लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उनको सस्ती किताबें मुहैया हो जाती हैं, सस्ती स्टेशनरी मुहैया हो जाती है, लेकिन बारिशों में यहाँ पे क्या हशर हुआ आपको दिखाते हैं। कराची सबका, कराची का कोई नहीं, उर्दू बाज़ार का भी ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है। ये हालत है यहाँ पे। एक भाई मौजूद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? सर अदनान। अदनान भाई, कितने अरसे से दुकान है आपकी? सर हमारी तकरीबन ये 15-20 साल से दुकान है यहाँ पे। 15-20 सालों में इतनी तबाही हुई जितनी इस बार हुई? सर इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गई। वरना हमेशा पहले भी होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी। लेकिन अब जो है सब ये कहते हैं कि जी कराची सबका, लेकिन कराची का कोई भी नहीं है। हमारा कराची वालों का क्या कसूर है? इस गटर के पानी में कारोबार करेंगे हम? कितना टैक्स देते हैं हम लोग यहाँ से, कुछ है आपको अंदाज़ा? और क्या मिलता है उसके बदले में?
हमें क्या मिलता है, बस कराची वालों को तो अल्लाह ही चला रहा है। तो मैं हुक्काम बाला से सिर्फ गुजारिश करूँगा, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि बराए मेहरबानी कराची के ऊपर नज़रसानी करें। आगे चलते हैं और आपको हालत-ए-ज़ार दिखाते हैं जी। ये वो ब्रिक है, ये रास्ता बनाया है इन लोगों ने खुद, ब्लॉक्स रख के, ईंटें रख के। और इतना अफसोस की बात है, किताबों की ये पूरी स्ट्रीट है और किताबों की स्ट्रीट के बाद ये एक गर्ल्स स्कूल भी है, बच्चियों का स्कूल है। अब आप सोचें कि मुझे इतनी मुश्किल दरपेश आई है चल के यहाँ से आने में यहाँ तक, तो बच्चियाँ रोज़ कैसे ये स्कूल आती जाती होंगी। जी, तो लोग यहाँ पे सड़कों पे गिर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और सूरत हाल कुछ इस तरह की बनी हुई है कि ये मैं किसी कचरा कुंडी पे नहीं खड़ा हुआ, ये सरकारी एक अस्पताल है। सरकारी अस्पताल के बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं, ये भाई भी धक्का लगा के जा रहे हैं, इनकी भी पंक्चर हो गई है बाइक। ये देख लें आप, कचरा कुंडी का मंजर पेश करता हुआ गटर का पानी है यहाँ पे, गटर उबल रहा है, उसमें कचरा भी मिक्स हो रहा है, यानी कि बीमारियों की भरपूर लवाजमात हैं। और मेरे बिल्कुल पीछे ये सरकारी अस्पताल है, इसको कहते हैं चराग तले अंधेरा हकीकी मानों में। मनाजिर हमने आपको दिखाए। और दूसरी जानिब कराची के हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का इतवार को होगा और हल्के की आवाम को किस जमात से क्या तवक्कुआत हैं, ये जानेंगे मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट में। हम मौजूद हैं कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 245 में, जहां इस इतवार 21 अगस्त को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये नशिस्त मेरे अकब में नजर आने वाले मकान के मकीन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इस हल्के के वोटर्स इस ज़िमनी इलेक्शन को लेके क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। वोट डालने जाएंगे तो किसको वोट देंगे? फारूक सत्तार को। फारूक सत्तार को। वजह? ताला इलाके के आदमी हैं और काम करने वाले हैं वो। हम तो इंशाल्लाह ताले पे वोट लगाएंगे। किसको देंगे वोट? PTI। वजह क्यों देंगे? वो एक सही आदमी। किसको वोट देंगे? TLP तहरीक लब्बैक। उम्मीदवार कौन सा मजबूत है यहाँ पे हल्के में? हल्के में वैसे तो PTI ही मजबूत है देखा जाए तो। फारूक सत्तार को डालेंगे। वजह क्या है? वजह वो अच्छा काम करने वाला है। PTI को वोट देंगे, अब सब ये PTI को देंगे। फारूक भाई अगर निकाल ले तो निकाल ले, ये सीट क्यों, अच्छा आदमी है। बाकी PTI मेरे को दिख रहा है PTI लेके जाएगी ये सीट। किसको डालें? इसलिए कि कोई वो करेगा, गटर लाइन है, पानी है, इसकी कोई सहूलत नहीं मिल रही तो कैसे वोट देंगे। कौन सी पार्टी जीतेगी यहाँ से? भाई आप ज़िमनी के चक्कर में लगे हुए, यहाँ हम लोग का हालत बुरी हुई है, इन लाइनें कौन सही कराएगा? ज़िमनी से हमारा कोई वास्ता नहीं है भाई। आप उसे वोट देंगे? फारूक सत्तार इंशाल्लाह। अब तो पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत कर दी है MQM की उम्मीदवार की, MQM के जीत जाएगी यहाँ से। भाई कोई भी हिमायत कर ले, जो असल आवाज़ थी वो नहीं है तो फिर सब बेकार है। क्या लगता है अब कौन जीतेगा यहाँ से? MQM, फारूक सत्तार, PSP? न्यूट्रल है। PTI? किसी में भी। किसको वोट डालने जाएंगे? PTI को। किसको वोट देंगे? PTI को। वजह? भाई तहरीक इंसाफ वही है और कौन है? इमरान खान भाई। किसको वोट दोगे? किसी को नहीं। वजह? मर्जी मेरी, मर्जी मेरी। आप किसको वोट दोगे? महाजिर कौमी मोमेंट हकीकी आफाक भाई। जी आफाक भाई। वजह क्या है? मोहब्बत है, महाजिर कौमी मोमेंट से। इमरान खान को। किसको वोट देंगे? PTI नहीं, बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। वजह? परेशान है ना। तो देखो बात सुनो, झूठ नहीं है, इमरान को दूंगी। कौन सी जमात कामयाब होगी? MQM को ही होना चाहिए, वही काम करते हैं इलाकों का, वही मौजूद भी रहते हैं। मेरे ख्याल से तो उम्मीद अनवर भाई जीतेंगे। हमारी तो पूरी उम्मीद है कि MQM ही जीतेगी। यहाँ से तो MQM का ही हिसाब किताब है सारा, MQM ही लेके जाएगी यहाँ से। उम्मीदवार MQM के जो हैं मोहित अनवर भाई हैं और यहाँ से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मोहित अनवर भाई ही जीतेंगे। NA 245 के ज़िमनी इंतखाब में कौन सा उम्मीदवार कामयाब होगा, इस सवाल का जवाब तो नताइज आने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुकाबला सख्त होगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची।
कराची के मसाइल और लोगों की परेशानियां, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं कराची के अजीब पैवस्ता रहते हैं, शजर से उम्मीदें बाहर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हज ऑपरेशन 2022 की तकमील के बाद हाजियों को रकम की अदायगी का सिलसिला 17 अगस्त से शुरू हो चुका है। 5 अरब 10 करोड़ से ज़ायद की रकम सरकारी स्कीम के तहत तमाम 34,049 हाजियों को अदा की जाएगी और फीकस 1.5 लाख रुपए वापस किए जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीजी हज ऑपरेशन अबरार मिर्ज़ा साहब। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। गुड मॉर्निंग। बड़ी अच्छी खबर है उनके लिए जो कि ये सोच रहे थे कि शायद अब कई रकम वापस नहीं आएगी। सर, इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा और कितनी जो है वो रकम अब तक, अगर मैं ये पूछूं कि वापस मिल चुकी है? जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अबरार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ठीक है, कुछ तकनीकी मसला है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं और फिर अबरार साहब आपसे दोबारा से राबता बहाल करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है और रकम सरकारी स्कीम के तहत हाजियों को अदा की जाएगी। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि बड़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिन्हें ये लग रहा था कि शायद उनकी रकम वापस नहीं मिलेगी। तो मुझे बताएं कि ये स्टार्ट हो गया है सिलसिला, कितनी रकम अभी तक वापस कर दी गई है, कितने हाजियों को? जी, अभी ये सिलसिला कल से यानी 17 तारीख से ही शुरू हुआ है, परसों से। जी जी। और बैंक्स को हदायत दे दी गई हैं कि वो जितने भी सरकारी जहाज हैं जो 34,000 कुछ बनते हैं, उन सब को जो है वो 1,50,000 के हिसाब से उनकी रकूम वापस की जाए, जिसमें तरीक़ाकार ये है कि अगर उनके बैंक अकाउंट्स हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और अगर उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं तो उनको ड्राफ्ट्स या कैश की शक्ल में भी पे किया जा सकता है, जिसमें उनको अपना शनाख्ती कार्ड या अपना पासपोर्ट या जो आईडी जो इस्टेब्लिश कर सके उनकी, उसकी बुनियाद पर उनको पे किया जाएगा। अच्छा, और अबरार साहब, ये बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट आ जाएंगे ये अमाउंट या फिर उसके लिए भी कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा अकाउंट होल्डर्स को? नहीं, इन केस उनके बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली अमाउंट चली जाएगी। अगर उनके बैंक अकाउंट्स मौजूद नहीं है तो फिर ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें या कैश की शक्ल में ले लें या ड्राफ्ट की शक्ल में ले लें। सही। अच्छा अबरार साहब, इससे पहले कभी इस तरह से हमने देखा है कि जो रकम है वो हाजियों को इस तरह से अदा की जाए? और प्लीज़ मैं चाहूँगी आवाम की आसानी के लिए बताएगा कि ये अमाउंट कौन सी अमाउंट है जो कि वापस की जा रही है? बेसिकली जो इसका मेजर कंपोनेंट है, बल्कि सब्सटेंशियल कंपोनेंट है, वो सपोर्ट फंड से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है कि जी हज चूँकि इस साल महंगा हुआ है तो उसको हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल एक थोड़ा कंपोनेंट इसका जो है वो हमारी तरफ से यहाँ जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ किस्म की हमें, चूँकि ये स्केल का काम होता है तो स्केल में सेविंग्स आती हैं। मसलन हम जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं ओरिजिनल और उसके बाद जो एग्जीक्यूट होते हैं तो उसमें नंबर्स का फ़र्क आ जाता है। मसलन इनिशली अगर आपका 34,453 का नंबर है तो हो सकता है आपका 34,000 तक आ जाए या 34,400 तक आ जाए, तो उसमें से कुछ सेविंग्स आ जाती हैं, तो उन सेविंग्स को भी इसमें हिस्सा बनाया गया है। लेकिन जो इसका सब्सटेंशियल कंपोनेंट है वो सपोर्ट फंड गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा अबरार साहब, बगैर नाम लिए मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि माजी में हज ऑपरेशंस को लेके पाकिस्तान में कुछ तल्ख तजुर्बात भी हमने देखे थे, लेकिन इस बार हज ऑपरेशन भी स्मूथ हुआ और इसके साथ साथ ये जो कैश बैक वाली चीज़ है, पाकिस्तान में तो ये तस्वुर किया जाता है कि एक बार जो चीज़ गई वो वापस नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह से आप लोग इनको वो कर रहे हैं। दिस शोज़ ट्रांसपेरेंसी इन योर डिपार्टमेंट एज वेल। ये आपका शुक्रिया, आपने इसको इस तरह ऑब्जर्व किया। हमने यकीनन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है या जी तलवसा कोशिश की है कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, और उसमें यानी हमें एक एडवांटेज भी रहा है इस साल के कॉन्टेक्स्ट में कि इस दफ़ा ये मार्केट जो है वो सप्लायर्स की मार्केट नहीं थी, क्योंकि डिमांड कंपैरेटिवली कम थी, तो हमें नेगोशिएशन स्पेस ज़्यादा मिली हुई थी।
उसको हमने मैक्सिमम कैपिटलाइज किया है। हमारे मुकाबले में जो दूसरे मिशंस हैं, जी अगर उनका भी कंपैरेटिव एनालिसिस कभी करें तो आप देखेंगे कि अगर हम से 80% या 90% उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं तो वो 10% 15% उन्होंने कैपिटलाइज किया है। दैट इज वाई जो डिफरेंस इस दफा क्वालिटी और कॉस्ट दोनों का देखेंगे तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि कॉस्ट हमने सब्सटेंशली मेंटेन की है और रियल टर्म्स में यहाँ कम की है, वेयरएज क्वालिटी जो है वो सब्सटेंशली हमने इम्प्रूव की है। ओके, ठीक। सब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। एंड अगेन अप्रिशिएट करना चाहिए जितना अच्छा आप लोगों ने काम किया, इस दफ़ा हज ऑपरेशन जितना स्मूथली चला है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि नेशनल हाईवे लिंक रोड पर डूबने वाली गाड़ी में सवार मजीद एक शख्स की डेड बॉडी निकाली गई है। मिलने वाली डेड बॉडीज़ की तादाद 4 हो गई है। 3 अफराद अभी तक लापता है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। यासिर बताएगा, 3 अफराद अभी भी लापता है, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है, क्या बताना है? जी यासिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, यासिर से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे लिंक रोड पर डूबने वाली गाड़ी में सवार मजीद एक शख्स की लाश निकाली गई है। बताया ये जा रहा था कि फैमिली थी और 6 अफराद थे इस गाड़ी में और एक ड्राइवर थे। यासिर ने हमें ज्वाइन कर लिया। यासिर, क्या डिटेल्स हैं अभी आपके पास? ठीक है, अपडेट अभी तक मिली है कि 3 अफराद अभी तक लापता है, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है और 3 अफराद को अभी तक ढूंढा जा रहा है और जो अभी तक डेड बॉडीज निकाली गई हैं उनकी तादाद 4 है। एक फैमिली इस गाड़ी में सवार थी जिसमें इनका देखें सामान भी है ना, और आप देखें वैसे वो बॉक्स भी अभी हम दिखा रहे थे जिसमें वो खवातीन की चूड़ियाँ और उनकी ज्वेलरी थी। सो हैदराबाद से ये कराची आ रही थी गाड़ी। अच्छा, यासिर मुझे बताएं क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कराची में ये सूरत हाल थी जहाँ पर लिंक रोड पे गाड़ी डूबी थी। इसमें से जो मिसिंग थी डेड बॉडीज़ वो उनके मिलने का सिलसिला अभी जारी है, मज़ीद भी मिसिंग है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ दीगर स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर डूबने वाली गाड़ी में सवार मजीद एक शख्स की लाश निकाली गई है और अब जो लाशें मिली हैं उनकी तादाद 4 हो गई है। हमारे नुमाइंदे यासिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। यासिर बताएगा क्या अपडेट है अभी तक? जी बिल्कुल महक, देखें 2 रोज़ कबल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, कार डूबने का, जो सैलाबी रेले में बहकर मलीर नदी में जा गिरी थी, उसमें 7 लोग सवार थे जिसमें जिशान की फैमिली जो हैदराबाद से कराची शादी की तकरीब जो है वो अटेंड करने यहाँ आई थी और एक अब्दुल रहमान नामी शख्स जो कार का ड्राइवर बताया जा रहा था, जो कार का मालिक भी था, जो कार ड्राइव कर रहा था, वो सारे पानी में बह गए थे। उसके फौरी बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गाड़ी जो है वो कल गुज़िश्ता रोज़ मिल गई थी मगर जो लोग हैं उसमें से कोई भी नहीं मिल सका। मगर कल शाम में 2 बच्चों की लाशें जो हैं वो पानी से निकाली। उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि लाशों को निकाला जा सके। जो 2 बच्चों की लाशें कल पानी से निकाली उनकी शनाख्त जो है यमुना और मूसा के नाम से की गई, जबकि आज सुबह जो ऑपरेशन दोबारा शुरू किया, क्योंकि कल रात अंधेरा होने की बाइस जो है ऑपरेशन रोक दिया गया था और आज जब सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया तो 1 घंटे बाद ही 2 लाशों को इलाकाई मकीन ने अपनी मदद आप के तहत मलीर डैम से जो है निकाला। अगर मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखाएं तो वो जो आप दीवार देख, यहाँ पर इस वक्त मुकामी लोग मौजूद हैं, वहाँ पे बच्चे की लाश जो है वो वहाँ से मिली है जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 14 साल है, जिसकी शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। जबकि एक शख्स की लाश जो है वो मेरे दाएं जानिब वहाँ से जो है वो तैरती हुई जो पानी में बहती हुई मिली है, जिसकी शनाख्त जिशान के नाम से की गई है, जो कि इलाके मकीन ने अपनी मदद आप के तहत जाके उस लाश को निकाला है। उसके बाद ईदी रजाकारों ने उसको एम्बुलेंस के जरिए दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया है। इस वक्त भी यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है ईदी रजाकारों के जाने से जारी है और ये तमाम तफसीलाती बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। तो ये तो हमने आपको सिंध की सूरत हाल बताई। अब गुजरावाला का रुख अगर करें तो यहाँ ज़िला इंतज़ामिया ने साफ देहात साफ गुजरावाला हफ्तावार सफाई मुहिम का किया आगाज़। पहले मरहले में कितने देहात साफ़ किए जाएंगे, हम मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर फारूक से। जी उमर बताइए।
गुजरांवाला की देहाती यूनियन काउंसिल में जगह जगह जा बजा लगे कूड़ा क्रिकेट के ढेरों और शहरियों की बढ़ती हुई शिकायत के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया की जानिब से साफ गुजरांवाला साफ देहात के नाम से एक हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत गुजरांवाला की तमाम देहाती यूनियन काउंसिल की सफाई की जा रही है और जगह जगह लगे कूड़ा क्रिकेट के ढेरों को जो है वो साफ़ करके साफ़ सुथरा शहरियों को माहौल फराहम किया जा रहा है। 150 जो पहले मरहले में देहात है वो सिलेक्ट किया गया है, जिनमें से 62 देहात की जो है वो सफाई कर दी गई है और जो बड़े बड़े कूड़ा क्रिकेट के ढेर थे उनको जो है वो क्लियर करके कूड़ा उठाकर मेन जो है वो डंपिंग साइट पर मुंतकिल। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका करते हैं और आपको बताएं कि 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली फार्मूला 1 कार्स ऑटो इंजीनियरिंग की मेराज होती है। इन गाड़ियों को डिज़ाइन से लेकर बनाने और फिर चलाने तक हर डिपार्टमेंट अपनी सलाहियत और काबिलियत में अपनी मिसाल आप होता है। इस मेराज तक पहुंचने के लिए बरसों की मेहनत, तहकीक और लगन चाहिए होती है। पाकिस्तान में भी कुछ नौजवान स्टूडेंट्स फार्मूला 1 स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट वर्जन F1 प्रोजेक्ट से जुड़ी ऑटो इंजीनियरिंग की तहकीक और मेहनत में जुटे हुए हैं और अपनी सलाहियतें मनवा रहे हैं। इन नौजवानों की डिज़ाइन और तैयार करदा गाड़ियाँ बैनुल-अक़वामी नुमाइश में पेश की जा रही हैं। फैसल, तो आपको टीम से मिलवाते हैं, दो अरकान हमारे साथ मौजूद हैं, अरहम और जैन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ कि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो 0 से 100 किलोमीटर तक जाने के लिए 7 सेकंड्स होते हैं। और आप लोगों ने कितने किया? हम लोगों ने 5.2 सेकंड्स में। 5.2 सेकंड्स और वैसे होता है 7 और 5.2 में 5.2 सेकंड्स में, तो 1.8 सेकंड कम करके ये 100 मील तक ले गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक हमारी मेहनत है। मैंने गाड़ी बिल्कुल लाइक फ्रॉम द स्क्रैच देखी है। लाइक आई वाज पार्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग टीम टू। बहुत इनिशियली बहुत स्टार्ट किया, लाइक पहले पूरा डिज़ाइनिंग फेज़ हुआ, पहले तो कॉन्सेप्शन फेज़ हुआ, देन डिज़ाइनिंग फेज़ हुआ, देन उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग किया, देन हमने इसको टेस्ट भी किया। तो लाइक आप एम करते हैं ना पूरा कि आपकी पूरी मेहनत होती है कि आप एक चीज़ सोचते हैं कि हम लोग ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फिर ये अचीव कर पाएंगे। तो जब उसको हमने अचीव होते हुए देखा तो वो वाली फीलिंग्स लाइक आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स कि वो कितनी अच्छी फीलिंग्स है। बट यस, सही। अच्छा, तो आपका क्या किरदार है सारे उसमें? सारी जो हम पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर हम फ्रॉम उसके डिज़ाइन से, कंसेप्शन से, हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक सब सारा काम करते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम हमारी गाड़ी में हम पूरी खुद बनाते हैं, सिर्फ 2 पार्ट्स हम बाहर से करते हैं, इंजन और टायर्स। इंजन तो वैसे ही बाकी सामने है ना। जी, बाकी इसके अंदर जितने भी जो भी कॉन्सेप्ट है जो हम इसके अंदर डिज़ाइन इम्प्रोवाइज़ करते हैं सारा कुछ, ताकि हम इसको जो जैसे आपने कहा 7 सेकंड से 5.2, तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स कि हम उसको किस तरह से इम्प्रूव करें और किस तरह से हम उसको इतना इंजीनियरिंग लिहाज से उसको सॉलिड बनाएं कि वो अचीव भी करे और वो एंजॉय भी करे सारे। अच्छा, वैसे आपने सोचा था कि 7 सेकंड्स का मार्जिन होता, लेकिन आपने 5.2 पे कंप्लीट किया, तो ये सोचा था कि इतने कम में हम कर लेंगे? हमारा टारगेट जब भी हम करते हैं तो हम ऑब्वियसली एम फॉर परफेक्शन। हम चाहते हैं कि हम बेस्ट प्रोवाइड करें और हम ये नहीं देखते कि 7 सेकंड है क्या कि रिक्वायरमेंट क्या है, हम देखते हैं कि हम अपना बेस्ट कितना दे सकते हैं। और अभी हमारा बेस्ट 5.2 है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम 5 पे एम करेंगे। तो वी ऑलवेज गो फॉर बेस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि सेशन के स्टार्ट्स में हम लोग अपने गोल सेट करते हैं। लाइक वी ऑलवेज वांट कि जो हमारी पिछली गाड़ी थी हम उससे बेहतर, नेक्स्ट गाड़ी जो उससे बेहतर हो। तो साल के स्टार्ट में गोल सेट करते हैं, तो इस बार इंशाल्लाह वी विल सेट अप मोर गोल्स के 5.2 से भी इंशाल्लाह कम करें और वो ऑब्वियसली अचीव कर सकते हैं कि वेट कम करें अपनी गाड़ी का और पावर बढ़ाएं। तो पावर टू वेट रेशो जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली देन ये 5.2 भी कम हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी कंपटीशन में कम्पीट करने का? बिकॉज जैसे आपने बताया 2 कंपोनेंट्स तो आप बाहर से ला भी सकते हैं, बाहर से लाते हैं। और कौन से लाए हैं? और फिर ये टायर जो होते हैं इनके, ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये बड़ी डिफरेंट होती है। जी। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, ये बताइए। अच्छा, जो कंपटीशन की डिमांड ये होती है कि दे गिव यू अ सेट ऑफ रूल्स। अब वो रूल्स सब टीम्स को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो अब इट्स लाइक कि हम लोग कितने अच्छे बेहतर तरीके से उसको फॉलो करते हुए अपनी गाड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो उन सेट ऑफ रूल्स को जज करते हैं वो, देन उसके बेसिस पे आपकी स्कोरिंग करते हैं। तो हमारे लाइक अच्छा ये है कि तो कंपटीशन में ना सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो लाइक फर्स्ट आपकी गाड़ी आप जब लेके जाते हैं वहाँ पे तो कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक 5 टेस्ट होते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं। देन आपको हर टेस्ट के बाद एक स्टिकर्स मिलता है एंड देन दे अलाउ यू टू एक्चुअल पार्टिसिपेट इन द ट्रैक, लाइक एक्चुअल रेसिंग ट्रैक पे ना।
तो वो इंस्पेक्शन क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है और इंस्पेक्शन में वो ये सारे रूल्स वगैरह ही चेक कर रहे होते हैं। अच्छा। तो वी आर द ओनली टीम फ्रॉम पाकिस्तान जो कि ये इंस्पेक्शन क्लियर कर चुके हैं। लाइक इन 2015 वी क्लियर द इंस्पेक्शन ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट यूके, तो हमारी गाड़ी सिल्वरस्टोन ट्रैक पे चली थी, और देन वी आल्सो क्लियर द इंस्पेक्शन ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट जर्मनी। ठीक है, बाकी जहाँ तक बात है टायर्स की, तो टायर्स नॉर्मल गाड़ियों वाले टायर्स इट इज स्लिक टायर्स, लाइक फॉर हाई परफॉर्मेंस बेस्ड टायर्स होते हैं, तो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर तो कर नहीं सकते, तो हम लोग आउटसोर्स करते हैं। अरहम और जैन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो देखें कि जब आप कामयाबियों की तरफ जाते हैं तो कुछ रुकावटें भी आती हैं, तो इस टीम को कुछ रुकावटें भी आई, वो क्या थी, इसके बावजूद ये तो ना जा सके इनकी गाड़ी, लेकिन वहाँ चली गई, उसके बाद क्या सिचुएशन बनी, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दो होनहार तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अच्छा अरहम, ये शॉर्ट में दो सवाल आपसे करूँगा। एक तो ये कि क्या इश्यूज़ आए थे आपके साथ, हुआ क्या था? आपने सारा कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया, आपने बैरियर भी तोड़ दिया जी 7 सेकंड्स वाला, 5.2 सेकंड्स में 100 माइल्स भी टच कर लिया, बट आपको ब्रेक लग गया कहाँ पे, ये बताएं। जी देखें, हमने अपनी गाड़ी की पूरी टेस्टिंग कर ली थी, हर तरह से उसको स्क्रूटनियर कर लिया था अपनी तरफ से, और हमने गाड़ी शिप भी कर दी थी कि लाइक गाड़ी हमारी यूके पहुंच गई थी। ठीक है, बट एंड देन वी अप्लाइड फॉर वीज़ा टू, लाइक हमने कंपटीशन 5 जुलाई से स्टार्ट होना था और हमने 6 वीक्स पहले ये वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वीज़ाज़ में बहुत ज़्यादा डिले आए, और जब हमारी फ़्लाइट स्केड्यूल थी उस टाइम तक भी वीज़ा नहीं मिल सका हम लोगों को। सो इवेंचुअली गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई, बट हम लोग नहीं पहुँच सके। तो आप लोगों ने कोई अपील नहीं की किसी से? ये क्योंकि अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से था, और क्योंकि ये था कि कोरोना के बाद एकदम से यूके का वीज़ा ओपन हुए थे, तो डेफिनेटली कोई अपील करने का इसमें था नहीं, और हमने अपनी तरफ से एफर्ट पूरी की थी, तो हमारी आई गेस वी वर सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर एफर्ट्स। सही। तो अच्छा जैन, मुझे बताएं कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों का क्या प्लान है? नेक्स्ट ईयर हम फिर से पार्टिसिपेट करेंगे इसी इवेंट में, और वी होप कि हम बेहतर गाड़ी के साथ जाएं, और डेफिनेटली जो इस दफ़ा हमें इश्यूज आए हैं हम उनको प्री टैकल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ भी जाने का? बिल्कुल। तो इस दफ़ा ये हो रहा है कि क्योंकि सारी दुनिया जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ रही है, तो हम जो हमारी इंटरनल कंबशन इंजन है, हम उसकी जगह हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आ जाएंगे। तो अगले साल हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ होंगे, और ये होगा कि हम उसका कॉन्सेप्ट क्लास के साथ जाएंगे, और उसके अगले साल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोनमस व्हीकल पे जाएंगे, जो यानी गाड़ी खुद चल सके ट्रैक पर। तो ये डेफिनेटली एक बिग टारगेट्स हैं, और ये ऐसे टारगेट्स हैं जिनके अंदर काफ़ी इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। तो हम यानी यही इसी एम के साथ हैं कि हम इन सारे टारगेट्स को कंप्लीट। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में थी कि हम देख रहे हैं कि एक तो आप लोग, फिर उसके बाद आप लोगों को फॉलो सूट करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के इंजीनियरिंग के, उन्होंने फार्मूला 1 जो अंडर ग्रेड की प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स की इतनी कीननेस की इस फील्ड में क्या वजह है भाई? देखिए, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लाइक आप जो अपने पूरे इंजीनियरिंग करियर में जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, लाइक यू एक्चुअली कैन इम्प्लीमेंट ऑन देम, मतलब एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अच्छा, एक किताबी नॉलेज और एक जो नॉलेज जो आप काम करके सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। तो ये एक्सपोजर यूजुअली स्टूडेंट्स को जब मिलते हैं जब आप कंपनीज में चले जाते हैं, ठीक है, बट दिस प्लेटफॉर्म इज़ प्रोवाइडिंग दिस एक्सपीरियंस लाइक इन अंडरग्रेड्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा। और हमारा जो कंपटीशन होता है उसमें सिर्फ हमारी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही होती, लाइक वी हैव टू प्रेजेंट आवर मॉडल, आवर कार एज अ बिजनेस मॉडल टू। तो उस बिज़नेस मॉडल के उसमें बिज़नेस प्रेजेंटेशन एज अ बिज़नेस मॉडल भी प्रेजेंट करते हैं, और देन उसको उसकी कॉस्टिंग भी करते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। जैसे उमर है, वो मार्केटिंग मेंबर है, तो अब वो सारे काम करता है स्पॉन्सर्स वगैरह गैदर करने के लिए, तो एक उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए होती है। और जैसे मैं पूरा गाड़ी की टेक्निकल टीम में हूँ, तो मैं टेक्निकल वाइज देख लेता हूँ, तो काफ़ी अच्छी डिफरेंट डोमेन्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड टू ऐड वन थिंग टू दिस, ये है कि हमारी एक साइंटिफिक सोसाइटी भी है ना फार्मूला स्टूडेंट टीम की। तो लाइक वी आर एमिंग के जितनी भी फार्मूला स्टूडेंट टीम्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, हम लोग उनको एक पेज पे लाएं, एंड देन व्हाई नॉट होस्ट अ फार्मूला स्टूडेंट इवेंट इन पाकिस्तान। तो हम आपको अरहम और जैन बहुत शुक्रिया, आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि एक दिन आप में से कोई जो द रियल सीन होगा फार्मूला 1 का, वहाँ पे गार्स जो है वो डिज़ाइन कर रहा होगा। एक ब्रेक लेने जी, ब्रेक के इस बार तो हमने आपको दिखाया कि इंजीनियर्स कितनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बार जब हम हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो तमाम तर मुश्किलात और सौबतें बर्दाश्त करने के बावजूद भी कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम KPK राइट आफ्टर ब्रेक।
चलें जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान के इलाके खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों की, जहां मर्द और औरत दोनों को ही मुश्किलात का सामना है, लेकिन बहैसियत खतून कभी कभी आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ जाती है। जमामा आफरीदी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा गया, रोक टोक की गई, लेकिन उन्होंने वहाँ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, विमेन एम्पावरमेंट और अफ़गान परागज़ीनों पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, जिस पर जमामा आफरीदी को वाशिंगटन DC में यूथ इम्पैक्ट अवार्ड मिला है। जमामा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जमामा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आने का और बहुत बहुत मुबारक आपको। जमामा, आप पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ कौन से इलाके से है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए। मैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ और वहाँ पे खैबर डिस्ट्रिक्ट से और फिर खैबर डिस्ट्रिक्ट में लंडी कोतल से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा, ये वो इलाका है जमामा के बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पे ऑलरेडी तमाम तर यहाँ के रहने वालों को, बीइंग अ फीमेल एंड देन बीइंग अ जर्नलिस्ट। आपकी ये जर्नी कैसी रही, ज़रा ये बताइए। ऑब्वियसली जब आप एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे हर किसी को प्रॉब्लम है, फिर ख़ासकर जो ख़वातीन हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं फैमिली की तरफ से, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फिर जब आप स्ट्रगल करते हैं तो ऑब्वियसली आपको डबल एंड ट्रिपल करनी पड़ती है ऐसे इलाके में। तो स्ट्रगल्स तो बहुत आई। पर्सनली मेरे जो वालिद हैं और मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बट इसके अलावा मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली थी। अब बहुत से ऐसे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा फिर अगर हम सोसाइटी वाइज कहें तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो कि पैट्रियार्कल है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ख़वातीन आगे आए और उनको एक इनसिक्योरिटी होती है। तो सोसाइटी की तरफ से भी फिर मुश्किलात आती हैं, बट मैं ये समझती हूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो डिफरेंट हमारे साथ मुश्किलात है वो हम उसको हम उसको हल करेंगे, क्योंकि आप जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज क्रिटिसिज्म फेस कर रही हूँ, मुझे यकीन है कि जो और फीमेल है वो इतना क्रिटिसिज्म फेस नहीं करेंगे। तो तो मैं ये समझती हूँ कि मैं एक बारिश का कतरा भी बनूँ तो बाकी जो ख़वातीन हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ज़बरदस्त। अच्छा जमामा, ये सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ आपने कब से किया, क्योंकि आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री थी पहली कौन सी थी और अभी जो आपको माशाल्लाह से अवार्ड मिला है, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं चाहूँगी इस हवाले से भी आप हमें बताएं, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स पे है और एक खातून का डॉक्यूमेंट्री बनाना ऐसे एरिया से एक बड़ी ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जो जर्नी है वो कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि पहले मैं एक्टिविज़म करती थी, अभी भी करती हूँ, बट मुझे ऐसे फील होता था कि जो हमारे इश्यूज़ है या हमारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो सही से हाईलाइट नहीं हो रहे। तो फिर TNN जो थे उन्होंने मोजो ट्रेनिंग स्टार्ट की, उन्होंने सिटीज़न जर्नलिज़म पहले स्टार्ट की, तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि मैं ही क्यों ख़ुद अपने जो एरिया है उनके जो मसले हैं वो हल कर सकूँ या उनको हाईलाइट कर सकूँ, उनको लार्जर ऑडियंस तक पहुंचा सकूँ। तो मेरी जो पहली डॉक्यूमेंट्री थी वो एक पानी की इशू पे थी, जो कि हमारे इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा मुश्किल आती। तो मेरी सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म उस पे थी और वो TNN के साथ थी। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली डिफरेंट और जो आउटलेट्स हैं उन्होंने जो फ्रीलांसर हैं उनके लिए जगह खोली, तो फिर मैं उनको पिच करती थी और डिफरेंट। जमामा मासद आपको रोकना पड़ रहा है, एक अहम खबर है जो कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। ताल के मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को डिस्चार्ज करने की सिफारिश कर दी है। शहबाज गिल का कोरोना नेगेटिव खून के टेस्ट भी नॉर्मल आ गए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, माशाल्लाह शहबाज गिल तो बिल्कुल फिट है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? आदि देखें, डॉक्टर शहबाज गिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट फरख खान की अदालत में पेश कर दिया गया है और वकला सफाई और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस वक्त दलाइल का सिलसिला जारी है। राजा रिजवान अब्बासी जो हैं उनके दलाइल जारी हैं। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया है कि अदालत अगर फिजिकल डिमांड भी देती है तो तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी है कि वो मुलजिम की सेहत का ख्याल रखे। शहबाज गिल को जब एडमिट किया गया तो इसके तिबी मुआयना किया गया। तफ्तीशी अफसर ने कल अस्पताल में इजाज़त मांगी, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने उनसे तफ्तीश से मुतालिक बात करने से रोका है। इस हद तक मुलजिम की सेहत का इशू
नहीं है कि उनसे केस से मुतालिक तफ्तीश भी ना की जाए। ज़िंदगी का हक हर किसी का है। तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी उनकी सेहत का हाल जो है वो यकीनी बनाए। अदालती आर्डर के बगैर भी तफ्तीशी अफसर इमरजेंसी तिब्बी मुआयना करा सकता है। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से अदालत के सामने ये आर्गूमेंट किए गए हैं। साथ ही साथ इस वक्त कमरा अदालत में वकला सफाई, स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम और मुलजिम शहबाज गिल जो है वो मौजूद हैं। व्हील चेयर के ऊपर शहबाज गिल को कमरा अदालत पहुंचाया गया है। और ठीक है आदिल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को डिस्चार्ज करने की सिफारिश कर दी है। तबी तौर पे सेहतमंद उनको करार दिया गया है और सिफारिश की गई है कि इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। जी, तो एक बार फिर हम अपने गेस्ट की जानिब चलते हैं। जमामा अफरीदी मौजूद है हमारे साथ कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो इतनी अच्छी कि वो वाशिंगटन में जाके उन्होंने जो है उनको इनाम मिला। अच्छा जमामा, मैं चाहूँगा कि वो लोग ना सिर्फ के आपके इलाके से जो ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि दीगर भी, आपको पता आजकल फ्रीलांसिंग का और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का वीलॉग्स बनाने का बड़ा जनाब ज़ोरा है। आपने कैसे स्टार्ट किया वो भी आप मुझे बता रही थी, उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। और उन बच्चों को या उन नए आने वालों लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, टिपिंग पॉइंट क्या होता है, उनको थोड़ा गाइड करें। तो मेरी जो सबसे बेसिक वो होगी वो ये होगी कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे, तो मैंने बहुत ज़्यादा वॉलंटियरली भी काम किया है और मैं समझती हूँ कि हमारी यूथ जो है वॉलंटियर जो काम होता है उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो मेरे जो स्टार्ट थी, बहुत सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है या काम है वो वॉलंटियरली भी किया है। लेकिन हमारी यूथ जो है समझती है कि आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आप अर्न करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो आप जब स्टार्ट करें पहले एक्सपीरियंस के लिए स्टार्ट करें। अगर आपको वॉलंटियरली कहीं पे काम मिल रहा है, इंटर्नशिप मिल रही है, तो आप उसको अवेल करें। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको जब आप अपने पैशन को टाइम देते हैं या उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो ये जो अर्निंग होती है वो फिर उसके अल्टीमेट आ जाती हैं। तो अगर आप पहले से ही वॉलंटियरली काम करें तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो काम है वो लोग रिकॉग्नाइज भी करेंगे और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले तो ये मेरा एडवाइस होगी। अच्छा जमामा, मेरी एडवाइस होगी जी। अच्छा, एक तो अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, अब आपने आगे क्या करना है? क्योंकि आप मतलब जितना तनकीद का निशाना आपको बनाया गया उसको तो अब आपने पीछे छोड़ दिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, अब आगे मजीद क्या करने का इरादा आप रखती हैं? सो बेसिकली मैं अभी इस पे काम भी कर रही हूँ और ये मेरा इरादा है कि मैं एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाऊं जो कि जिसका नाम होगा पेगले पशिशा। ये एक पश्तो का लफ्ज़ है जिसका मतलब है यंग वुमेन और गर्ल्स ऑन स्क्रीन। तो ये प्लेटफॉर्म जो यंग फीमेल है या फ्रॉम डाइवर्स ग्रुप, हर रिलीजन से, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म होगा। पहले मैं कोशिश करूँगी कि उनको ट्रेन किया जाए कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कैसी बनती है और कैसे बनाई जाती हैं। फिर लेटर ऑन वो अपनी जो कम्युनिटी से है उनसे अपने जो स्टोरीज़ है या इंस्पिरेशन है या इश्यूज़ है उनको हाईलाइट करे इस प्लेटफॉर्म में। क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मैं इंटरफेथ हार्मनी पे भी काम करती हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं हर जगह को या हर कम्युनिटी को मे बी हाईलाइट ना कर सकूँ या उनकी इशू को, लेकिन अगर मैं उनकी कम्युनिटी से डिफरेंट फीमेल्स को अपने साथ इंगेज करूँगी, एक नेटवर्क बनाऊँगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सही है जमामा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं और आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए मिसाल हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं मुल्क भर में दवाओं की क़िल्लत और इसके नतीजे में होने वाली ब्लैक मार्केटिंग ने बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे सबसे ज़्यादा नफ्सियाती आर्ज़ों में मुब्तला मरीज़ जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। मुदस्सर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चालीस से ज़ायद बुनियादी नोयत की अद्वियात के बाज़ारों से गायब या कमयाब हुए अब हफ्ते नहीं महीनों गुजर गए हैं, मगर अब तक वजारत सेहत या ड्रैब की जानिब से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे ये बहरान जल्द ख़त्म होता हुआ नजर आए। अस्पतालों के तमाम शोबे ही इससे मुतासिर हैं, मगर जिस कैटेगरी की सबसे ज़्यादा दुआएं शॉर्ट हुई हैं वो साइकेट्री या नफ्सियाती अमराज हैं।
इस वक्त एक्चुअली 3 कैटेगरीज़ हैं मेडिसिन की जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। उनमें मीथाइल फेनेडेट शामिल है, क्लोनाज़ेपम शामिल है और लिथियम सॉल्ट्स शामिल हैं। लिथियम सॉल्ट्स अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और बहुत सारे और डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट रेगुलरली देते हैं। और बाइपोलर डिसऑर्डर ख़ासतौर से थोड़ा सा सिवियर डिसऑर्डर है जिसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्लोनाज़ेपम है और मीथाइल फेनेडेट है जो कि रिस्पेक्टिवली हम यूज़ करते हैं एपिलेप्सी के लिए, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए और उसके साथ साथ ADHD के लिए जो कि बच्चों में पाया जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें रेगुलरली ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी वजह से डेफिनेटली इशू तो आ रहा है। हद तो ये है साइकेट्री की कैटेगरी में वो दवाएं भी गायब हो गई हैं जो डिप्रेशन के मरीजों में खुदकुशी के रुझानात को ख़त्म करने में मददगार होती हैं। उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो एंटी डिप्रेसेंट और एंजियोलाइटिक 35 से 40 जिनकी काउंट बनती है वो मार्केट में ना होने के बराबर हैं। और अगर कुछ थोड़ी बहुत मिल रही हैं तो वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि उनको अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। लिथियम कार्बोनेट है जो एंटीसाइकोटिक एक मेडिसिन है, उससे बनती हैं सारी की सारी। जो सुसाइड वाली जो थॉट्स आती हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही। दवाओं की किल्लत का जायज़ा लेने के लिए समा ने मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया तो हमारी मुलाकात मोहम्मद यूसुफ से हुई जो तवील अरसे से डिप्रेशन की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अब कुछ दवाओं के गायब हो जाने और ब्लैक में इंतहाई महंगे दामों दस्तयाबी ने मोहम्मद यूसुफ की नफसियाती हालत को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। अब मेडिसिन इतने महंगे हो गए हैं कि हमारे दस्तरस में नहीं है, मैं ख़रीद नहीं सकता हूँ, मैं तकलीफ़ बर्दाश्त करता हूँ, मैं क्या करूँ? खुदकुशी के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। एक गोली टैबलेट ट्रेविट्रोल 5 रुपये का मिलता था, अब वो गोली 25 रुपये का मिल रहा है। रात को मैंने 2 गोलियां खरीदी, बखुदा मैंने खाई नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि साइकेट्री ग्रुप की दवाओं में इस्तेमाल होने वाला खाम माल कंट्रोल्ड कोटा ड्रग में शामिल होता है और दवाओं की किल्लत की वजह मेडिसिन मार्केट्स में मौजूद माफिया का ये अद्वियात इन मुल्कों को स्मगल कर देना है जहां इनकी कीमत मुकामी मार्केट से ज़्यादा है। शॉर्टेज के अंदर जो इस वक्त एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट जो एक कंट्रोल ड्रग हैं उन जगहों पर चली जाती हैं जहाँ इनकी ज़्यादा कीमतें मिलती हैं। वो मुल्क से बाहर कई ऐसे ममालिक हैं जो यहाँ से इन ड्रग्स को स्मगल कर दिया जाता है। जिस तरह बहुत सारी दूसरी चीज़ों के माफिया हैं, एक इस तरह का भी माफिया है। समा ने दवाओं की स्मगलिंग का सवाल कराची मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन के सदर आमिर मलिक से किया तो इन्होंने दवाओं की किल्लत और इनके महंगे होने की वजह डॉलर को करार दिया। इसकी वजह अपना डॉलर है और डॉलर के अंदर आने की वजह से रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है और दवाइयाँ बन रही हैं तो ऑलरेडी 25 से 30% दवाइयों के रेट ऊपर जा चुके हैं। दुकानदार जो कि अगर 100 डब्बे रोज़ ख़रीदता था छोटे तो वो 50 डब्बे ख़रीद रहा है। उस हिसाब से मार्केट में मेडिसिन की भी अपना शॉर्टेज आ रही है। साइकेट्री कैटेगरी दवाओं की शॉर्टेज से सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़रूर है मगर बहुत आम इस्तेमाल जैसे बुखार, खांसी की दवाएं भी एक तवील अरसे से फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां फ्राहम नहीं कर रहीं, जबकि बाज़ारों में ब्लैक में इनकी कीमत कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। अगर मार्केट में हम लोग जाएंगे सारे आइटम शॉर्ट है, बिल्कुल ब्लैक में मिल रहे हैं। पेनाडोल टेबलेट है 290 रुपये इसकी रिटेल है, 500 रुपये की ख़रीद है हमारी, इतनी ब्लैक में मिल रहे हैं। होलसेल मार्केट में 200 रुपये की टेक्सीलेक्स दवाई सिरप मिली है जो इसकी कीमत है 50 रुपये। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिशों के बाद डेंगू, मलेरिया और पेट के अमराज बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और इस सूरत हाल में दवाओं की किल्लत मरीजों के साथ डॉक्टर्स के लिए भी मसला बनी हुई है। इन दिनों के अंदर जब पेट के अमराज और ये जो उल्टी और मोशन की वबा फैल चुकी है, इसमें से प्रोबायोटिक्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं। वो अवेलेबल ना हो तो फिर तो न सिर्फ उस मरीज़ के लिए तकलीफ़ है बल्कि फैमिली के साथ डॉक्टर के लिए भी एक बड़ी तकलीफ़ वाली बात होती है। दवाओं की किल्लत का बहरान एक ऐसे वक्त में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है जब मौसमी बीमारियां भी फैली हुई हैं। मरीज़ हों, डॉक्टर्स हों या दुकानदार, इस सूरत हाल में सब वजारत सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को देख रहे हैं कि कब वो सेहत के शोबे को दरपेश इस संगीन बहरान से निकालने के लिए कदम बढ़ाते हैं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर नज़ीर,
समा, कराची। अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता मौजूद होता है। बंदों की ख्वाहिश होती है कि अपने रब की मोहब्बत और क़ुर्बत को हासिल करने के लिए उन मकामात और जगहों का रुख करें जो रब की पसंदीदा हैं। इन जगहों में इबादतगाहों के अलावा वो मकामात भी शामिल हैं जहाँ रब के पसंदीदा बंदे आराम फरमा हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने कराची के कैसे ही मज़ार पर खूबसूरत पैकेज तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। बरे सगीर पाको हिंद में बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर जहाँ ज़ायरीन फातिहा ख्वानी और इनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं करने आते हैं, वहीं बड़ी तादाद ऐसे अकीदतमंदों की भी है जो इन बुजुर्गान दीन को अपनी दुआओं की कबूलियत का वसीला समझते हैं। कराची के हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी रोज़ाना हज़ारों ज़ायरीन और अकीदतमंद फैज़ व बरक़ात समेटने और अपनी हाजत रवाई के लिए यहाँ का रुख करते हैं। इस मकाम पर एक अलग ही दुनिया आबाद होती है। मायूसी को उम्मीद में बदलने की दुआएं लेकर बादशाह से फ़कीर तक यहाँ हर कोई दस्ते सवाल दराज करता नजर आता है। असल तो इनकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा आना। मज़ार पर आने वाले कई ज़ायरीन ऐसे भी हैं जिनको यकीन है कि उनकी दुआओं की कबूलियत की वजह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का यही मज़ार है। आज से 11 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने इसका अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची ठीक नहीं है क्योंकि इसके सर में कोई गैप नज़र आ रहा है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है और ये बच्चा एबनॉर्मल होता है। तो आप ऐसा करें या इस बच्चे को इसका अबॉर्शन करवा दें या फिर ये बच्चा ठीक नहीं होगा, ये एबनॉर्मल होगा। तो फिर मेरी एक कज़न आई हुई थी जो इधर ही बैठी हुई थी, मैंने उनको कॉल किया, वो कह रही थी कि मैं इधर बैठी। मैंने उनका कहा कि मेरी मन्नत करें कि मेरी बेटी ठीक से पैदा हो जाए तो फिर मैं आके यहाँ पे उसको सलाम कराऊंगी, उसकी मन्नत उतरवाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने दिल में भी नीयत कर ली। तो फिर तकरीबन वो करने के बाद 4 दिन के बाद डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जो रिपोर्ट है वो अभी जो हमारे पास आ रही है वो ठीक आ गई है, आपकी बच्ची डिलीवर होगी। और ये माशाल्लाह जब ये डिलीवर हुई तो डॉक्टर इसको 1 वीक देखते रहे कि ये बच्ची ठीक क्यों है, ये झटका क्यों नहीं ले रही, ये बुखार क्यों नहीं कर रही हो रहा, इसको वॉमिट क्यों नहीं आ रही। वो इसको 1 वीक देखते रहे लेकिन ये बच्ची नॉर्मल बच्चों की तरह वो कर रही थी। और फिर माशाल्लाह आप देख लें कि 11 साल गुजर गए हैं, ये बच्ची चलती फिरती खाती पीती स्कूल हर चीज़ इसकी नॉर्मल बच्चों की तरह इसकी एक्टिविटीज़ है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की एक और अकीदतमंद खातून भी समझती हैं कि उनकी पैदाइश इसी मज़ार पर दुआ मांगने का फैज़ है। 7 भाइयों पे पैदा हुई हूँ तो अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के करीब हैं औलिया अल्लाह, और सब कुछ मिलता है। जब सजदे में जाओ ना सब कुछ मिलता है। रंग आँखों में ज़हरा के फैज़ान का मरहबा मरहबा रंग। मज़ारात पर हाज़िरी और दुआओं की कबूलियत से मुताल्लिक़ उलमाए इकराम का अपना एक नुक्ता नज़र है। बुज़ुर्गों ने और उलमा ने फ़ुक़हा ने ये कहा है कि जब आप कब्रों पर चले जाते हो तो वहाँ एक तो उनकी रूहानियत तुमसे खुश होती है, यानी उनको पता होता है कि हमारी ख़बर पर कौन आया है। अल्लाह तबारक व तआला उनको इसकी इत्तला देता है। उनकी अरवाह जो है ना, क्योंकि हमारा एक अक़ीदा क्या है कि मौत अरवाह को नहीं होती, मौत सिर्फ जिस्मों को होती है। जब वहाँ जाते हैं अगर कोई अपनी लाइल्मी की बिना पर ये कहता है कि हमें औलाद दे दें, हमें रोज़ी दे दें, हमें दे दें, तो ये उसका कॉन्सेप्ट उसकी लाइल्मी की वजह से, ये नहीं कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है। इस्लाम का तस्वुर तो ये है कि आप जब जाएँ तो दुआ अल्लाह से मांगें और उनका तवस्सुल पेश करें। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार मरकज़ तजल्लियात है। लोग इस अक़ीदे के साथ यहाँ आते हैं कि अल्लाह ताला इनके वसीले से उनकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता करेगा, और अल्लाह ताला ने बारहा ऐसा किया भी है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। बराह रास्त आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बच्चों को पोलियो की कतरे पिला के पोलियो मुहिम का आगाज़ किया है। वज़ीर आज़म के हमरा मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध और इसके अलावा वज़ीर सेहत कादिर पटेल भी मौजूद हैं। ये मनाज़िर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आगाज़ मुहिम का किया गया है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, और ये पोलियो मुहिम का आगाज़ अब मुल्क भर में हो चुका है। और अब मुल्क भर के बच्चों को जहाँ जहाँ पर रसाई होगी, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा,
गवर्नमेंट का जितना ज़बरदस्त प्लान होगा उसके तहत बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। बच्चों से घुल मिल गए हैं और उनसे मुसाफ़ा भी किया जा रहा है, उनसे गुफ्तगू भी की जा रही है। और अब वज़ीर आज़म डाइस पर मौजूद है। अब से कुछ देर बाद जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे खिताब भी करेंगे, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। उनके हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत कादिर पटेल भी मौजूद हैं। पोलियो पाकिस्तान में वो बीमारी जो अभी तक इरेडिकेट नहीं हो सकी है। हालांकि पाकिस्तान अपनी पूरी तरह तवानाइयों, कोशिशों, काविशों के साथ इससे लड़ रहा है और इस वक्त शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी वो बहनें जिनके बच्चों की उम्र 5 साल से कम है, ये पैगाम आपके लिए है। पोलियो एक ख़तरनाक मर्ज़ है जो आपके बच्चों को उम्र भर की माजूरी में खुदा न खास्ता मुब्तला कर सकता है, बल्कि जानलेवा हो सकता है। पोलियो से बचाव के लिए सिर्फ 2 बूंदें आपके बच्चों को माजूरी से हमेशा के लिए बचा सकती हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। आएँ हम अपने बच्चों का, इस कौम के नौनिहालों का मुस्तकबिल महफूज करें। पोलियो वर्कर जब आपके घरों में आएँ तो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। पूरी दुनिया में पोलियो का ख़ात्मा हो चुका, पाकिस्तान में भी ये मर्ज़ दम तोड़ चुकी थी। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में दोबारा आई है और मैं और मेरे तमाम साथी वफाक में और सूबों में मिलकर इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी तमाम इज्तिमाई बसीरत और कुव्वत को बुरुए कार लाकर इंशाअल्लाह इस मूज़ी मर्ज़ का ख़ात्मा करेंगे और पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। मैं यहाँ पर पोलियो वर्कर्स, चाहे वो वफाक में हैं, चाहे वो सूबों में हैं, वो जिस तरह गर्मी, ख़राब मौसम, बारिश में और तूफ़ानी मौसमों में और दुश्वार गुज़ार रास्तों से और तमाम रुकावटें ख़त्म करके जिस तरीके से अपने कौम के बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं और जिस तरह कौम के मुस्तकबिल को बचा रहे हैं, मैं उन सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी दिन रात की काविशों को तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ साथ वो हमारे वर्कर्स जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो जामे शहादत नोश कर रहे हैं, मैं उन तमाम वर्कर्स को, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को, अपनी मुसल्लह फ़ौज के बहादुर जवानों अफसरों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं जनाब वफाकी वज़ीर सेहत जनाब पटेल साहब को, मेरे साथ सिंध के
वज़ीर-ए-आला जनाब शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनको इनकी दिन रात और इनकी टीम की दिन रात मेहनत पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ बाकी पाकिस्तान के सूबों के वज़ीर-ए-आला और उनकी टीम्स को और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस काम में वो पेश हैं। और इंशाअल्लाह इसके साथ हमारे जो पार्टनर्स हैं, यहाँ पर मेमन साहब मौजूद हैं और बिल गेट्स फाउंडेशन के उनके जो नुमाइंदे हैं और रोटरी क्लब और तमाम दर्जा बदर्जा जितने भी इस काम में, इस कार खैर में, नेक काम में जो हमारी मदद कर रहे हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए इस बात का मुसम्मम इरादा करें कल्ब समीम से कि इंशाअल्लाह हम इस मुहिम में इस मर्ज़ को शिकस्त फाश देंगे। और मैं एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों और अफसरों और तमाम पार्टनर्स और तमाम सूबाई हुकूमतों और तमाम पोलियो वर्कर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उनकी शबाना रोज़ मेहनत से और वो इस काम के लिए जो ख़तरात मोल ले रहे हैं और अपनी जानों का नज़राना पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाने देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पोलियो ख़तरनाक मरज़ है, पोलियो से बचाव के 2 क़तरे आपके बच्चे को तमाम उम्र माजूरी से बचा सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाओ, वैक्सीन के 2 क़तरे ज़रूर पिलवाए जाएँ। कुछ कश्मीर प्रीमियर लीग की अब बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह कहते हैं लंबी इंजरी के बाद टीम में कमबैक किया है, कोशिश है फॉर्म में वापस आऊं। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान उनके साथ मौजूद हैं, उनका मजीद क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के नामवर लेग स्पिनर और पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की जान यासिर खान हमारे साथ, यासिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई, पहले तो केपीएल पे बात करते हैं। एक मैच अभी जीते हैं आप, एक में शिकस्त हुई है, किस तरह का एडिशन जा रहा है और कितना मज़ा आ रहा है? देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है और यहाँ पे क्योंकि मेरा पहला मतलब वैसे केपीएल का सेकंड एडिशन है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम के लिए कि पिछले साल मैंने मिस किया था, टेस्ट सीरीज़ था हमारा, तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और ये था कि पहला मैच जीत गए तो दूसरा मैचेस में तो हार जीत होती है, कभी आप T20 मैचेस है, इसमें कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं और जो टीम अच्छे खेलते हुए जीतते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि मुजफ्फराबाद आप आए हैं तो ग्राउंड कैसा है, लोकेशन कैसी है और यहाँ के लोग कितना प्यार करते हैं? ये सारा कुछ ठीक है, हम सारे क्रिकेट फैसिलिटीज़ है। थोड़ा सा ये हमारे लिए कि जिस दिन हमारा मैच नहीं होता हमें वो प्रैक्टिस के लिए वो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड अच्छा है मैचेस के लिए और अच्छी फैसिलिटी। ठीक है, अभी सीरीज़ रही, आपने 9 आउट करे तो वहाँ कैसा रहा? और अब जाहिर से इंजरी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, आगे कितना लॉन्ग रन देख रहे हैं आप पाकिस्तान टीम के साथ? देखिए कोशिश कर रहा हूँ, अपने फिटनेस पे ज़्यादा वो वर्क कर रहा हूँ और अभी 1 साल के बाद मेरा जो कमबैक हुआ अच्छा हुआ और कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छे इंशाल्लाह जिस तरह मेरी बॉलिंग जिस तरह मेरी फॉर्म है बॉलिंग की वापस आ जाए जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में मैं करता हूँ, तो अभी अल्लाह का शुक्र है इसमें टेस्ट मैचेस में अच्छी बॉलिंग भी है और कोशिश करेंगे और अच्छा करें। अच्छा, अभी इंग्लैंड ने आना है पाकिस्तान में, फिर न्यूजीलैंड ने आना है, 2 बड़ी टीमें और जाहिर सी बात है होम ग्राउंड पे खेलना है आपने, तो फिर उसके लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अपने ग्राउंड पे कितनी बड़ी टीमों के सामने खेलना है? ये क्या खुशी की बात है कि बड़ी टीमें आ रही है यहाँ पे। टेस्ट मैच के ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी, यहाँ पे टेस्ट मैचेस खेल के सीरीज़ और इंग्लैंड की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, तो उनके लिए मेहनत करते हैं और अपनी फिटनेस और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। बस आखिरी सवाल है, एशिया कप है, पाकिस्तान भारत का मैच है, तो कैसा देख रहे हैं और क्या लगता है आपको पाकिस्तान जीत जाएगा? मेरा फेवरेट टीम तो पाकिस्तान ही है, क्योंकि अगर आप देखें दुबई के पिचेस पे पाकिस्तान टीम बैट्समैन अच्छा खेलते हैं। बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सरगोधा में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला फुटबॉल ग्राउंड लेवल ठीक न होने की वजह से नकारा हो गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कंपनी बाग के फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हैं। इस स्टेडियम को बने हुए कई साल हो गए हैं
करोड़ों रुपए लगाकर इसको तैयार किया गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ मसाइल हैं। फुटबॉल टीम के जो इस वक्त सरगोदा के जो कोच हैं हाफिज तैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं खिलाड़ियों को। हमारी ग्राउंड का मसला ये थोड़ा सा कि इसका लेवल प्रॉपर नहीं है जैसे होना चाहिए। ग्राउंड का लेवल था तो इंटरनेशनल, लेकिन उसका लेवल वो नहीं है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और मेहरबानी की कि हमारे ग्राउंड को फ्लड किया। अब बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इस लाइट को जलाने के लिए चूँकि बिजली से तो जल नहीं सकती, ये चलती हैं जनरेटर पे, तो जनरेटर ज़ाहिर है चलेगा डीजल से। तो ये हमारा कुछ डीजल का प्रॉपर बंदोबस्त कर दिया जाए ताकि बच्चे डे एंड नाइट में प्रैक्टिस करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि जैसे हुकूमत जो है दीगर स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ में अपने फ़ंड फराम कर रही है, किरदार अदा कर रही है। सरगोदा के जो है फुटबॉल ग्राउंड, इसको भी फ़ंड फराम किए जाएँ और इसके मसाइल हल किए जाएँ। चलिए, जनूबी पंजाब के पहले सरकारी स्कॉश कोर्ट की तामीर शुरू कर दी गई है। लागत 2 करोड़ 60 लाख रुपए आएगी। बात करेंगे समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान से। जी मकसूद। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के स्कॉश प्लेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनूबी पंजाब का पहला सरकारी सतह पर स्कॉश कोर्ट जो है वो मुल्तान में तामीर किया जा रहा है, जिसे 26 मिलियन की लागत से तैयार किया जा रहा है। 2 स्कॉश कोर्ट जो है इसमें बनाए जा रहे हैं, जबकि एक ड्रेसिंग रूम भी यहाँ पे तामीर किया जाएगा, जहाँ पर प्लेयर्स जो है अपने ड्रेसिंग चेंज कर सकेंगे। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए इसकी तामीर की, तो माह जनवरी में इसका जो है काम शुरू हुआ, जिसका बताया जा रहा है कि दिसंबर 2022 में इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो प्लेयर्स ने स्कॉश कोर्ट के बनने को खुश आइन करार दिया। उनका कहना था कि स्कॉश कोर्ट ना होने के बायस जो है उन्हें प्राइवेट स्कॉश कोर्ट में जाना पड़ता था, और जिसके बायस उनकी खेलों की सरगर्मियाँ भी जो है शदीद मुतासिर होती थी। उन्होंने इसको खुश आइन करार दिया। उनका कहना था कि यहाँ पर ना सिर्फ इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स आके खेल सकेंगे, बल्कि जो नया टैलेंट है वो भी खुलकर सामने आ सकेगा। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ दूसरा वनडे 7 विकेटों से जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी तो हासिल हो गई, लेकिन अच्छी बात कल के मैच की ये रही कि बाबर एक बार फिर उन्होंने हाफ सेंचुरी की, +1 पॉइंट। इसके अलावा रिजवान वापस आ गए जी फॉर्म में, बहुत बहुत मुबारक हो, +2 पॉइंट। और सलमान अली आगा वॉज पिक ऑफ द बैट्समैन, क्योंकि जिस तरीके से स्पंजी बाउंस वाला विकेट था और जिस तरह सलमान अली आगा ने अच्छा खेला और छक्का मार के उन्होंने मैच भी फिनिश किया, अपनी हाफ सेंचुरी भी स्कोर की। ऑल इन ऑल वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर देता है, जो कि हम चाह रहे हैं कि वो क्लीन स्वीप कर देगा, तो वर्ल्ड सीरीज़ में वो दूसरी पोजीशन पर आ जाएगा। क्या बात है। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीकेंड पे आपने करना ये है कि आपने 2 दिन बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है, और हमें दुआ में याद रखिएगा। बारिश होगी, एंजॉय कीजिएगा, लेकिन साथ में अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फाइनली